नमस्कार दोस्तों। तो संस्कृति और साहित्य पर मेरे द्वारा जो है आपके बीच में निबंध लेखन पर सामग्री पहुंचाई गई थी और अपार मात्रा में आपकी प्रशंसा प्राप्त हुई है। उत्साहवर्धक जो है संदेश प्राप्त हुए हैं आपके। और मैंने ये भी देखा कि साहित्यिक विषयों पर और सांस्कृतिक विषयों पर बहुत कम गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध है, जिसके की आधार पे आप एक अच्छा निबंध लेखन कर पाएँ। लिखित और मुद्रित सामग्री तो काफ़ी उपलब्ध है, परंतु आपकी अवधारणा को निर्मित कर सके, आपको कभी विवस्था में अगर निबंध लेखन की आवश्यकता पड़ ही जाए तो कैसे एक बेहतर निबंध लिखा जा सकता है, इस पर संभवतः बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। तो आइए सत्यार्थ एजुकेशन पे मैं यानी मेरे साथ यानी चंद्रेश के साथ एक बार एक दूसरे पहलू पर बात करते हैं साहित्यिक निबंधों की श्रृंखला में। और 2017 यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो निबंध आया वो निबंध था साहित्य संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण। साहित्य संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण ये निबंध आया। तो हम आज इस निबंध पर अपनी बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या लिखा जाना चाहिए इस पर। तो साहित्य, जहाँ तक साहित्य संस्कृति और राजनीति के त्रिकोण का प्रश्न है, तो इस पर बहुत सारी बातें हमने की हैं। कम से कम साहित्य और संस्कृति के मध्य अंतर संबंधों पर हमने अपनी चर्चा की है और आपको उसका लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि साहित्य संस्कृति और राजनीति का जो त्रिकोण है उस पर क्या लिखा जाना चाहिए, इस पर हम अपनी बातचीत करेंगे। साहित्य संस्कृति और राजनीति के त्रिकोण पर क्या लिखा जाना चाहिए। तो आज का जो निबंध है वह साहित्य संस्कृति और राजनीति के त्रिकोण पर निर्मित है। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में इस पर निबंध आ भी चुका है। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और बड़ी मुश्किल से इसके बीच में संबंध जो है समझ में आते हैं। इस निबंध का लेखन किस प्रकार किया जाए, कुछ ऐसी जरूरत पड़ ही जाए अचानक विवस्था की स्थिति में, तो आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, प्रस्तावना पर बात करेंगे कि इसकी प्रस्तावना में क्या लिखा जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप कैसे करें। साहित्य संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण, इस निबंध में अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़े तो प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं कि को हो नृप हमें का हानि। ये पंक्ति भारत में प्रचलित हुई है। को हो नृप हमें का हानि, हमें का हानि। भारत के गांव में, दूर दराज में, समाज में एक उक्ति प्रचलित रही है पारंपरिक रूप से कि को हो नृप हमें का हानि। ये पंक्ति प्रचलित रही है जो भारतीय समाज की जो मानसिकता है उसको, मोटे तौर पर जो विचारधारा है उसको प्रदर्शित करती है। परंतु इस अवधारणा ने हमारा कितना अधिक नुकसान किया है कि हम बार बार जो है विदेशी आक्रमणों का सामना करते रहे, बाहरी जो हमारे ऊपर आघात होते रहे और व्यापक पैमाने पर उथल पुथल होती रही। यहाँ तक कि ब्रिटिश सत्ता जैसी शोषणकारी सत्ता, औपनिवेशिक शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति भी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सकी। तो उसके पीछे कहीं न कहीं यह अवधारणा थी। यही अवधारणा स्पष्ट करती है कि सत्ता के बारे में, राजनीति के बारे में और समाज और संस्कृति पर उसके प्रभावों के बारे में ज्ञान न होने से कितनी अधिक क्षति हो सकती है। ये हमारे विषय की महत्ता को दर्शाता है कि यदि भारतीय समाज को, भारतीय जनता को संस्कृति और राजनीति के बीच के अंतर संबंधों का यदि ज्ञान होता, कि राजनीति को यदि सुरक्षित नहीं रखा गया, यदि राजनीति के चरित्र को नहीं समझा गया, तो निश्चित रूप से समाज और संस्कृति को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार यदि समाज और संस्कृति की जड़ें
साहित्य और संस्कृति की जड़ें गहरी हैं, तो उस समाज को कोई भी संस्कृति, कोई भी विदेशी सत्ता, कोई भी विकृत राजनीति बहुत लंबे समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती है। यही कारण था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का हमने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी सफल रहे। तो साहित्य, संस्कृति और राजनीति का त्रिकोण, यानी साहित्य, संस्कृति और राजनीति के बीच का जो अंतर संबंध है, त्रिकोण यानी साहित्य, राजनीति और संस्कृति के बीच का जो अंतर संबंध है, उसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी कि कोई भी समाज संतुलित हो सकता है, तभी कोई राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। तो आइए इस प्रस्तावना के साथ आप इस बात को बता सकते हैं। अतः साहित्य, संस्कृति और राजनीति के बीच अंतर संबंधों की पड़ताल आवश्यक है, इसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। तो कैसे हम जानेंगे? हम जानेंगे साहित्य और संस्कृति के बीच का क्या संबंध है, साहित्य और राजनीति के बीच का क्या संबंध है, और राजनीति और संस्कृति के बीच का क्या संबंध है। 3 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। तो इस भाग को, हम इस निबंध को 3 पोर्शन में बांट करके इस निबंध का लेखन कर सकते हैं, और 3 भागों में को हम पुनः कुछ उप बिंदुओं के अंतर्गत निर्मित करके अपने निबंध का लेखन कर सकते हैं, और तत्पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जहां की एक संतुलित रूप से इस निबंध को निष्कर्ष के रूप में पहुंचाया जाएगा। तो चूंकि मैं पूरी एक श्रृंखला में आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं साहित्यिक निबंधों पर, तो साहित्य और संस्कृति के बीच के अंतर संबंधों की पड़ताल तो हमारे चैनल पे पहले से ही मौजूद है, और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण जो वीडियो है, वो लेक्चर है, वो वहाँ पे है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पुनः उसे आप देखें। तो उस हिस्से पर हम अभी बात नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पे मैं फिर कुछ बातें उस पर करूँगा, लेकिन साहित्य और संस्कृति के बीच संबंध पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस विषय पर चर्चा करना कि राजनीति और संस्कृति के बीच पे क्या है। यदि आप इस अवधारणा को समझ जाएंगे तो फिर आप साहित्य और राजनीति को भी लिख पाएंगे। मिलती जुलती अवधारणा है, क्योंकि साहित्य आप समझ चुके हैं कि साहित्य संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है, संस्कृति पर काफी बातें मैंने की है। संस्कृति विचार का, चिंतना का, तर्कणा का, दर्शन का क्षेत्र है, सोच का क्षेत्र है, मानव की चिंतन शक्ति का उत्पाद है, सर्जना है उसकी। तो संस्कृति के एक अंग के रूप में साहित्य है, और इसलिए संस्कृति और साहित्य पर हमने काफी कुछ देखा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि संस्कृति और राजनीति के बीच का संबंध किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, संस्कृति के विषय में तो काफी बातें हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको एक पूरी अवधारणा इस पर स्पष्ट की है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। इसने आप पिछले लेक्चर पे ध्यान दें तो उस पे मैंने बताया है। राजनीति क्या है, इसकी अवधारणा भी स्पष्ट होगी। जब तक आप विभिन्न अवधारणाओं को नहीं समझेंगे, निबंध लेखन भी कर पाना संभव नहीं है। तो राजनीति क्या है? राजनीति अर्थात ऐसी व्यवस्था, राजनीति विवादों के समाधान का एक तरीका है। विवादों को समाधान का एक तरीका है। राजनीति यानी सत्ता, राजनीति यानी सत्ता। और सत्ता क्या है? सत्ता किस लिए स्थापित की जाती है? सत्ता अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित करने के लिए की जाती है। सत्ता क्या है? सत्ता जो है व्यक्ति के प्रभुत्व का, ऐसा प्रभुत्व जिसको लोगों की मान्यता होती है। तो सत्ता के चरित्र को, राजनीति के चरित्र को वो जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जो अधिकारों को बांटती है, जो रिसोर्सेज को बांटती है। आधुनिक विद्वान डेविड स्टन ने कहा है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, संसाधनों का आवंटन करती है। तो सत्ता क्या करती है? संसाधनों को बांटती है, संसाधनों को बांटती है। तो इन कुछ रूपों में हम सत्ता को यानी राजनीति को समझ सकते हैं। तो राजनीति यानी कि
समाज के जो संसाधन हैं, समाज के जो शक्तियां हैं, उनको वितरित करने का, उनकी व्यवस्था को निर्मित करने का एक साधन है, एक उपकरण है राजनीति। तो राजनीति और संस्कृति के बीच का क्या रिश्ता है? जहाँ संस्कृति मनुष्य की चिंतना शक्ति है, मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति, मनुष्य जब किसी चीज में अपने सोच को, अपने चिंतन को मिला देता है तो वो संस्कृति का अंग हो जाता है। मैंने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण आपको दिया था कि वस्त्र का आविष्कार सभ्यता की देन है। वो हमारी जरूरत थी, ठंड से ठिठुर रहे थे, जकड़ रहे थे, तो हमने वस्त्रों की खोज की, हमने आग का आविष्कार किया। लेकिन जिस क्षण हमने वस्त्रों को इस विचार से जोड़ा कि मृत्यु के अवसर पर सफ़ेद वस्त्र पहने जाने चाहिए, विवाह के अवसर पर तड़क भड़क वाले वस्त्र पहने जाने चाहिए, अग्नि को हमने अपनी आवश्यकता के लिए आविष्कृत किया। लेकिन जैसे ही जोड़ा कि अग्नि पवित्र है, विवाह के अवसर पर, सप्तपदी के अवसर पर अग्नि प्रज्वलित की जानी चाहिए, वहीं पर वो संस्कृति का अंग बन गई। मैंने नारियल के उदाहरण से आपको बताया था कि सभ्यता जहाँ कठोर हिस्सा होता है ऊपर का, वहीं संस्कृति उसकी आत्मा है, कोमल अंग है। तो संस्कृति पर हमने बात की तो ये जो संस्कृति है और एक तरफ सत्ता है, सत्ता यानी कि यथार्थ का क्षेत्र, वास्तविकता का क्षेत्र, जहाँ की संसाधनों की, अधिकारों की, दावों की पड़ताल की जाती है, क्या चाहिए। सत्ता यानी व्यक्ति को हासिल करने का क्षेत्र है, व्यक्ति के अधिकार का क्षेत्र है सत्ता। सत्ता का चरित्र ऐसा है, अधिकार का क्षेत्र है, क्या नियंत्रण में होना चाहिए, क्या किसके नियंत्रण में होना चाहिए, किसको जो है अवश्य किसका दायित्व तो क्या है, ये निर्धारित करने वाली जो वस्तु है उसे हम सत्ता यानी राजनीति कहते हैं। तो राजनीति के क्षेत्र से संस्कृति का क्या संबंध है, इसकी पड़ताल की जानी चाहिए। संस्कृति, साहित्य और राजनीति का त्रिकोण निबंध के अंतर्गत इस खंड पर आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि संस्कृति कैसे राजनीति को प्रभावित करती है, संस्कृति कैसे राजनीति का निर्धारण करती है, और फिर हम बताएंगे कि राजनीति किस प्रकार संस्कृति को बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। फिर हम बताएंगे संस्कृति राजनीति में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। 3 खंडों में बिंदु कर नोट कर लीजिएगा। बहुत चैनल जो है बहुत कोई व्यापक जो है इंस्टीट्यूशन नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है, तो नोट करिएगा। पहले हम संस्कृति को का राजनीति पर प्रभाव बताएंगे, दूसरे नंबर पर राजनीति को का संस्कृति पर प्रभाव बताएंगे, और फिर संस्कृति राजनीति एक साथ लेके बात करेंगे और तो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं राजनीति। तो हमने आपको बता दिया कर्तव्य की, अधिकारों की, आवंटन की बात करती। सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे यदि निबंध की भाषा सरल और सहज होती है, सहज होती है, फ्लो होता है, प्रवाह होता है, कल निनाद है, ये बहता हुआ जल है, इसकी सरसता और रोचकता बनाए रखना ही गंभीर चिंतन के साथ निबंध लेखन की अनिवार्य शर्त है। जहां आप विश्लेषण पर पूरी तरह बौद्धिक विश्लेषण पर केंद्रित हो गए, सरसता खंडित हो गई, प्रवाह खंडित हो, वही निबंध का मजा खत्म हो गया। और जैसे ही आप बहुत ज़्यादा आप में के विषय में कहीं भी विश्लेषण नहीं है, बौद्धिकता नहीं है, तो वो भी एक संतुलित निबंध नहीं माना जाता है। तो चर्चा करेंगे कि भारत तो पहले से ही राजनीतिक विजय की बात नहीं करता है, भारत तो सांस्कृतिक विजय की बात करता है। भारत ने कभी भी राजनीतिक विजयों की परंपरा रही है, हम राजनीतिक विजयों में विश्वास रखते नहीं थे। दूसरे आक्रमणकारी आए, आक्रांता आए भारत भूमि पर, परंतु हम किसी भूमि पर आक्रमण करने नहीं गए। आज तक किसी भी राजनीतिक आक्रमण का इतिहास भारत का नहीं रहा है। तो उसके पीछे ये सोच थी कि हम सांस्कृतिक विजय में विश्वास रखते थे। हम तो दूसरा पराया, अयम निजा परावेति मानते ही नहीं थे, यह मेरा है या तेरा, इस पर विश्वास ही नहीं रखते थे। तो हमने कभी किसी को पराया माना ही नहीं। तो हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर जो है कभी राजनीतिक विजय के लिए गए ही नहीं। गए हम, निकले, लेकिन सांस्कृतिक विजय के लिए निकले। सांस्कृतिक विजय के लिए संदेश हमारे यहाँ से फैला। अशोक के काल में धम्म विजय की अवधारणा अडॉप्ट की गई। ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ साम्राज्य नहीं था, हमारे यहाँ राजनीति नहीं थी, शक्ति नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ से जब भी फैला तो धार्मिक विजय का, सांस्कृतिक विजय का
रथ जो है भेरी घोष हुआ, धम्म का भेरी घोष हुआ, ये हमारे यहाँ की अवधारणा विद्यमान रही है। तो हमारे यहाँ अधिकार और कर्तव्य, हमारे यहाँ नियंत्रण भी स्थापित अगर किया गया है तो संस्कृति के माध्यम से विचार को, भाव को बदलने की कोशिश की गई है। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो सांस्कृतिक विजय नहीं, राजनीतिक विजय नहीं, सांस्कृतिक विजय की बात रही है। अपने इतिहास को ही आप उठा के देख ले, कुछ सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने इतिहास को ही आप प्राचीन काल के उठा के देखें तो हम क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं। इतिहास जबकि अतीत की वर्तमान की राजनीति ही अतीत का भविष्य में इतिहास बनेगा, और जो इतिहास है वही अतीत की राजनीति है, ऐसा परिभाषा होती है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। तो भारत तो राजनीति को भी संस्कृति ही मानता है। हमने ये विभाजन किया ही नहीं। तो संस्कृति वास्तव में, इसका अर्थ ये है, ये इस बिंदु को मैं समझाना चाहता हूँ कि संस्कृति वास्तव में एक बड़ी व्यापक अवधारणा है, और राजनीति भी कहीं न कहीं संस्कृति के साथ मिलकर के ही चलती है, संस्कृति के साथ ही जुड़ी हुई है। संस्कृति का ही विकास राजनीति भी है, कम से कम भारतीय परिदृश्य में ऐसा ही है। तो इसलिए राजनीति की संस्कृति वास्तव में राजनीति को निर्धारित करती है। राजनीति का स्वरूप संस्कृति से निरपेक्ष रह जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। कम से कम भारतीय परिदृश्य में यह स्पष्ट होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि संस्कृति राजनीति को दिशा देती है। संस्कृति राजनीति के स्वरूप को संवारती है। संस्कृति राजनीति की क्रूरताओं को कम करती है। संस्कृति राजनीति को संतुलित करती है। आप ये सब लिख सकते हैं। कैसे? तो आप उदाहरण बता सकते हैं कि आप देखिए कि जब जब आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, तो उससे अवश्य यहाँ के जो स्थानीय समाज रहा होगा उसको पीड़ा हुई होगी। मध्यकाल में भी जब इस्लामिक आक्रमण हुए तो हमें पीड़ा जो यहाँ का समाज था उसको अवश्य हुई होगी। लेकिन ठीक उसी समय में जो सूफी संस्कृति थी, जो सूफीवाद था, सूफीजम था, सूफी संत थे जो संस्कृति का हिस्सा थे, निश्चित रूप से इस्लाम के अंग के रूप में आए, उससे प्रेरित थे, उन्हीं अवधारणाओं से जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने ठीक समय पर संभाल लिया। तो जो आक्रमण का जो घाव था, जो दंश था, वो उस पे मरहम लगाने का कार्य सूफी संस्कृति ने किया। तो संस्कृति का तो काम ही यही करती है, राजनीति को, सत्ता को संवारने का, दिशा देने का, अनुशासित करने का कार्य जो है संस्कृति करती है। अभी कुछ दिनों पहले जो पद्मावत जो फिल्म आई, सिनेमा आया, उसमें आपने देखा कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत पर केंद्रित है। और उसमें देखिए खलनायक कौन है? अलाउद्दीन, जो कि एक दूसरे धर्म का, इस्लाम का व्यक्ति, जबकि सत्ता जायसी कब लिख रहे थे? इस्लामिक शासन के दौरान ही लिख रहे थे। लेकिन खलनायक उन्होंने उसे बनाया। नायक कौन बना? हिंदू पक्ष से बना। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख तो कहो जुस्तजू क्या है, रगों में दौड़ते फिरते रहने के हम नहीं काबिल, जो आँख ही से न टपके तो वो लहू क्या है। तो जायसी की जो कल्पना है उसमें प्रेम तत्व को, प्यार को, प्रेम को, प्रीति को, पूरे सूफीवाद में, सूफी संस्कृति में ही प्रेम को महत्व दिया गया है। प्रीति अकेली बेली संचरई, प्रीत की जो बेल है वो अकेले निरपेक्ष मूल्य के रूप में, प्रेम को सबसे बड़े मूल्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और अंततः ये देखा गया कि अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उस सिनेमा से ही आप समझ पाए। अगर रचना के बारे में नहीं जानते तो अंत में पद्मावती जौहर कर लेती है और अलाउद्दीन के हाथों में एक मुट्ठी राख बचती है। तो सूफी संस्कृति, तो संस्कृति क्या करती है? राजनीति को दिशा देती है, संवारती है। संस्कृति राजनीति को सृजनात्मक स्वरूप देती है, प्रदान करती है। यही वजह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी,
ये सब लोग साहित्यकारों को अपने आसपास रखते थे। संस्कृति के विभिन्न जो सांस्कृतिक परिदृश्य के लोग थे, आचार्य उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चाहे जो भी लोग रहे हों, उनको पर्याप्त महत्व देते थे, अपने आसपास रखते थे, ताकि राजनीति को एक दिशा दी जा सके। हमारे देश में तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री खुद कविता लिखने वाले रहे हैं। हार में की जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर ये भी मिला, संघर्ष पथ पर वो भी मिला। तो वाजपेयी जी की कविताएं तो जबान पर लोगों के रटी हुई हैं। तो आप बता सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तो वैसे भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रहे। तो संस्कृति और राजनीति का रिश्ता कितना गहरा है, मैं इस पड़ताल पर आपको बता रहा हूँ, इसकी जांच आपको बता रहा हूँ। तो ये एक रिश्ता रहा है। समाज को सृजनात्मक स्वरूप देती, राजनीति को सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करती है संस्कृति। तो इस पे आप बता सकते हैं। आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल है, निबंध लिखा है उन्होंने बताया है कि संस्कृति साध्य है और राजनीति साधन है। संस्कृति ही साध्य है और राजनीति साधन है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है कि संस्कृति साध्य है और राजनीति साधन है। राजनीति साधन है, संस्कृति साध्य है। तो वास्तव में संस्कृति ही साध्य है, राजनीति तो उसका उपकरण मात्र है। राजनीति तो एक रास्ता है, पथ है, उसी मार्ग से होकर के उस संस्कृति को प्राप्त करना है। संपूर्ण जीवन यदि प्राप्त करना है आपको, संपूर्णत्व प्राप्त करना है यदि आपको, तो सांस्कृतिक उपलब्धि प्राप्त करनी होगी। राजनीति तो एक अंग मात्र है, उसका एक पथ है, मार्ग है केवल। राजनीति एक मार्ग है, साधन है, मार्ग है, पथ है। जबकि संस्कृति साध्य है, तो संस्कृति पर जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर एक और बात इस पे आप बता सकते हैं कि कभी कभी संस्कृति नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है, नेगेटिवली भी प्रभावित करती है। जैसे एक संस्कृति कभी कभी दूसरी संस्कृति पर हावी हो जाती है या हावी होने की कोशिश करती है। तब हम जब विविध संस्कृतियों की बात करते हैं तो कभी कभी संस्कृति आक्रमण का भी साधन बन जाती, पहचान को संकट में डाल देती है। तो सांस्कृतिक पहचान का संकट उत्पन्न कर देती है। हिंदी साहित्य के अंदर निराला जैसे लोग सांस्कृतिक पहचान के प्रति बहुत सजग हैं। तुलसीदास नाम की कविता में निराला इसी सांस्कृतिक आक्रमण को रक्षा करने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष है, उसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति को सांस्कृतिक रूप से भी उनके खिलाफ संघर्ष किया और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान को कायम रखते हुए, उन्होंने उनको विजेता बनाते हुए, ये ऐसे ही अनायास नहीं है कि आज 2 अक्टूबर का दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में यदि मान्य किया जा रहा है, तो वो उनकी सांस्कृतिक विजय का परिणाम था। ब्रिटिश सभ्यता पर, पश्चिमी सभ्यता पर, यूरोपीय सभ्यता पर सांस्कृतिक विजय का परिणाम था। उनके उपभोक्तावाद पर, उनके उपभोगवाद पर, उनकी भौतिकवाद पर उनका प्रहार था। गांधी जी के पास जब कभी कोई ब्रिटिश बड़ा कोई मिलने आता था, तो बाद के दौर में जब वो महात्मा के अपने रूप में आए, तो वो उनसे जमीन पर बैठ के, दरी पर बैठ के और अर्धनग्न या मतलब सिंपल से वस्त्रों में मिलते थे। ये चैलेंज था उनका, चुनौती थी। उन सूट बूट में पहने जूते उते जो ब्रिटिश अफसर्स आते थे और नेतृत्व आता था, वो जो एलिसी पैलेस की अर्धनग्न फकीर भविष्य की पीढ़ियां, जो आइंस्टाइन का कथन है, लिख सकते हैं आप, आइंस्टाइन का जो कथन है
कि कोई विश्वास नहीं करेगा, आइंस्टीन ने कहा कि एक ऐसा भी कोई व्यक्ति जो है कभी दशकों में चला था। अजीब लग रहा था जब एलईसी पैलेस की जो सीढ़ियाँ एक अर्धनग्न फकीर चढ़ रहा था। तो आप इसको बताएंगे, ये सांस्कृतिक जो है सामना करने की रणनीति थी, गांधी की रणनीति थी। तो कभी कभी एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पे हावी होने की भी कोशिश करती, तो संस्कृति कभी कभी राजनीति को पूरी तरह से आच्छादित भी करती, नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है, समाप्त कर देने, विकृत कर देने तक की सीमा तक भी चली जाती, उपकरण बन जाती है कभी कभी संस्कृति राजनीतिक विजयों का। तो इस रूप में भी आप बता सकते हैं कि संस्कृति कभी कभी नकारात्मक रूप से भी राजनीति को प्रभावित करने लग जाती है। तो उस पर भी आप बता सकते हैं, चर्चा बता सकते हैं। गांधी जी का नाम आप ले सकते हैं, गांधी को बता सकते हैं कि गांधी राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक संघर्ष भी कर रहे थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों को राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों मोर्चों पर टक्कर देनी होगी, तभी हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसा भारत नहीं चाहते जो बाहर से केवल भारतीय हो, आंतरिक रूप से उसकी आत्मा पश्चिमी हो जाए, पश्चिमीकरण हो जाए। और अंग्रेज भी जानते थे, ब्रिटिशर्स भी जानते थे, इसीलिए अपने साथ सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक लेकर के आए, ताकि पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था जो उन्होंने एडॉप्ट की पश्चिमी ढंग की, वो इसलिए ताकि भारतीय जो है आंतरिक रूप से मन से पश्चिम का दास हो जाए, गुलाम हो जाए। तो राजनीतिक पराधीनता यहाँ पे बनाए रखना आसान होगा, राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना आसान होगा। और ये गलत नहीं था। बाद के जितने राजनीतिक आंदोलन हुए, अगर आप उनका प्रतिशत उठा के देखें कितने लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। बहुत से लोग जो मानते थे नहीं ब्रिटिश के जाने का मतलब है भारत में अराजकता का वातावरण फैल जाएगा, या पसंद नहीं करते थे भारतीय ढंग की, विदेशी ढंग की जो लड़ाई थी, तो इसके पीछे अंग्रेजों की वो जो सोच थी वो भी काम कर रही थी। तो कभी कभी सांस्कृतिक जो प्रभुत्व है वो राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने का साधन भी बन जाता है। तो इस रूप में भी आप संस्कृति और राजनीति के संबंधों को बताएंगे। कभी कभी सांस्कृतिक प्रभुत्व राजनीतिक प्रभुत्व का कारण भी बनता है या उपकरण बन जाता है। तो संस्कृति और राजनीति, संस्कृति किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करती है, इस रूप में आप इस बिंदु को भी लिखेंगे कि संस्कृति राजनीतिक प्रभुत्व का साधन बन जाती है। कभी कभी संस्कृति राजनीतिक प्रभुत्व का साधन बन जाती है। तो इस बिंदु को भी आप अवश्य लिखेंगे, ठीक है। इस पर आप बातचीत लिखेंगे, चर्चा करेंगे। अब दूसरे पहलू पर अगर हम चलें कि क्या सिर्फ संस्कृति ही राजनीति को प्रभावित करती है, क्या राजनीति भी संस्कृति को प्रभावित करती? तो हाँ, संस्कृति राजनीति भी संस्कृति को प्रभावित करती है। जैसे जैसे राजनीति का स्वरूप बदलता है, सांस्कृतिक मूल्यों में भी परिवर्तन आ जाता है। आप देखें, भारत में बड़े बेटे के उत्तराधिकार की परंपरा रही है, लेकिन मध्यकाल में जैसे जैसे आक्रमण हुआ तो बड़े बेटे के जो उत्तराधिकार को था उसको चुनौती प्राप्त होने लगी, समाज के अंग के रूप में धीरे धीरे फैलने लग गया। तो राजनीतिक बदलाव जो होते हैं, जो औपनिवेशिक सत्ता के भारत में आगमन के पश्चात भारत के सांस्कृतिक मूल्यों में भी बदलाव होने लग गया। ये तो आप बेहद सहज ढंग से देखते हैं कि जैसी राजनीति होती है वैसी संस्कृति हो जाती है। साहित्यिक इतिहास में भी आप देखें, जो मध्यकाल में जब पूरा शांति हो गई, स्थापित हो गए, राजा विलासी हो गए, तो रीतिकालीन जो कविता है, जो रीतिकालीन साहित्य है, वो चाटुकारिता का, केवल दरबारिता का दरबारी काव्य बन के रह जाता है। जबकि वहीं भक्ति काल की कविता में या आदिकाल की कविता में वीरता का जो है चित्रण है, सामंतवादी मूल्यों का चित्रण है। भक्ति काल की कविता में जन आंदोलन के रूप में परिणित होती है, वो भी उस काल की राजनीति का ही प्रभाव था। राजनीति की जो विरोध था वो भी भक्ति काल उसको करता है। तो जैसे राजनीति का स्वरूप भी संस्कृति को निर्धारित करता है, साहित्य को निर्धारित करता है। इस विषय में आप ऐसे भी साहित्य की तरफ भी ये बिंदु आप
बना सकते हैं। तो जैसे जैसे राजनीति बदलती है, जैसी राजनीति होती है, सांस्कृतिक मूल्यों में भी, संस्कृति के स्वरूप में भी बदलाव आ जाता है। राजनीति सत्ता जिसको भी प्रश्रय प्रदान करती है, ठीक संस्कृति के उसी अंग का ज़्यादा विकास होता है। आप देखिए इतिहास में कुछ मुगल सम्राटों के समय में कभी मूर्ति कला विकसित, किसी के समय में कभी चित्रकला किसी के समय में विकसित हुई। तो सत्ता जिसको प्रश्रय देती है, सत्ता संस्कृति के जिस अंग को ज़्यादा प्रश्रय देती है, उस अंग का ज़्यादा विकास होता है। तो आप इसको बता सकते हैं कि सत्ता संस्कृति के जिस अंग को प्रश्रय देती है, मैं इसे बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर दूं तो कुछ बातें मैं और लिख पाऊं। राजनीति कैसे संस्कृति को बदलती है, प्रभावित करती है। तो बता सकते हैं आप कि सत्ता का स्वरूप सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करता है, मूल्यों को प्रभावित करता है। दूसरा बता सकते हैं कि सत्ता या राजनीति संस्कृति के जिस अंग को, संस्कृति के जिस अंग को प्रश्रय देते हैं वही ज्यादा फलता फूलता है, फलता फूलता है। मध्यकाल का आप उदाहरण दे सकते हैं। मध्यकाल का कभी वास्तुकला, शाहजहां, चित्रकला कला, जहांगीर के समय में विकसित हुई। तो इससे आप बता सकते हैं कि राजनीति भी संस्कृति को प्रभावित करती है। राजनीति विज्ञान में तो राजनीतिक संस्कृति की ही बात की गई है, शब्द प्रचलन में है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर की ही बात की गई है। ऐसा कहा जाता है कि जहां जिस प्रकार की संस्कृति होती, ये एक अवधारणा है, यद्यपि इसको चुनौती भी दी गई है, कि जहां जिस प्रकार की संस्कृति होती है वहां उसी प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित होती है। आप इसका जिक्र करेंगे, इसका खंडन भी है कि जैसे मध्य एशिया में और अफ्रीका में, एशिया के कई भागों में राजतंत्री प्रणाली कायम रही, राजतंत्री निरंकुश तंत्र, जबकि पश्चिम में लोकतांत्रिक प्रणालियों का विकास हुआ, लोकतांत्रिक प्रणालियों का विकास हुआ। क्यों? तो ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जागरण के पश्चात वहां पर लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक प्रणालियां स्थापित हुई। और राजनीतिक जो प्रणालियां थी, लोकतंत्र के अंतर्गत किस प्रकार की संस्कृति पलती है, तो जहां पर लोकतंत्र होता है वहां पर तंत्रता, विचार, सम्मान, सहिष्णुता की संस्कृति पलती है। जहां निरंकुश तंत्र होता है, निरंकुश तंत्र तानाशाही, वहां असहिष्णुता, हिंसा की संस्कृति फैलती है, हिंसा की संस्कृति फैलती है। तो ये भी एक विचार है कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने की परंपरा फैलती है, राजनीतिक मूल्यों का परंपरा फैलती है, संस्कृति विकसित होती है। और राजतंत्र के अंतर्गत, निरंकुश तंत्र के अंतर्गत असहिष्णुता की संस्कृति फैलती है, हिंसा की संस्कृति फैलती है। तो कुछ हद तक ये बात सही भी है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। संस्कृति के पक्ष में और भी लिखा जा सकता है, जैसे कि बाजारवाद की जो संस्कृति थी उसने भूमंडलीकरण की विचारधारा, उदारवाद की विचारधारा जैसे राजनीतिक मूल्यों को जन्म दिया। तो बाजारवादी संस्कृति ने, आप इस पे बता सकते हैं कैसे संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती। बाजारवादी संस्कृति ने उदारवाद, भूमंडलीकरण की संस्कृति को जन्म दिया है, संस्कृति को जन्म दिया है। तो ऐसे आप इस पे बता सकते हैं, इन कुछ चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। कुछ और बातों के रूप में अब आप बताएंगे कि संस्कृति और राजनीति, संस्कृति और राजनीति। तो बताएंगे संस्कृति राजनीति को एक साथ लेके आप कुछ बातें बताएंगे कि एक में बदलाव दूसरे में भी बदलाव हो जाता है, एक में बदलाव से दूसरा भी बदलता है, दूसरा भी बदलता है, यद्यपि राजनीति जितना तेजी से बदलती है, राजनीति जितना तीव्र बदलती है, जितना तेजी से बदलती है, संस्कृति उतना तेज नहीं बदलती, उतना तीव्र नहीं बदलती। तो संस्कृति और राजनीति के संबंधों की पड़ताल हमने की। राजनीति, साहित्य और संस्कृति के त्रिकोण पर हम चर्चा कर रहे थे। इस निबंध पर प्रस्तावना मैंने आपको बताई और संस्कृति और राजनीति के बीच अंतर संबंध को स्पष्ट किया है। साहित्य और संस्कृति के बीच के अंतर संबंध को हमने पहले ही बताया है। तो निबंध के इस भाग में हम इतना ही चर्चा करेंगे और जब अगला भाग हम लेके आएंगे तो साहित्य और राजनीति पर बातचीत करेंगे थोड़ा सा, और पुनः साहित्य, संस्कृति और राजनीति को एक साथ लेते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर सत्यार्थ एजुकेशन के साथ, जिस पर महत्वपूर्ण सामग्री आ रही है। कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब भी आती है महत्वपूर्ण सामग्री होती है, एक्सक्लूसिव होती है, आपको पूरे YouTube पर जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो बने रहिए सत्यार्थ एजुकेशन पर और भी लोगों तक इसका प्रसार कीजिए। धन्यवाद।